हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे 12 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली की जो करंट अफेयर मैं प्रोवाइड करता हूं उसमें साथ के साथ स्टैटिक जीके भी बहुत कुछ होती है जो कि न्यूज़ से जुड़ी हुई होती है। आप इसे पढ़ना ना भूला करिए। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। मेरा सवाल ये था कि दास्त ए मार्गो, जो कि एक मरुस्थल है और इसी को मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है, ये कौन से देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। आप में से वो सभी जिन्होंने अफगानिस्तान आंसर दिया है उन सभी के आंसर सही है। दास्त ए मार्गो एक ऐसा रेगिस्तान है जो कि अफगानिस्तान के साउथर्न जोन में स्थित है, मतलब दक्षिणी वाले हिस्से में स्थित है। इसमें दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत मिलती है। इसके अलावा अगर चट्टानें मिलती हैं तो वो कंकड़ी वाली जो मिट्टी होती है जिसे रॉक सॉइल बोलते हैं, उस तरीके की चट्टानें मिलती है। पानी की व्यवस्था दूर दूर तक ना होने की वजह से यहाँ पर जीवन नहीं है, लोग यहाँ पर रहते नहीं है। यही कारण है कि इसे डेजर्ट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दास्त का मतलब है प्लेन, या फिर आप बोल सकते हो मैदान, और मार्गो का मतलब है मौत, ठीक है, या मृत्यु। तो एक ऐसा मैदान जहां पर सिर्फ मृत्यु ही स्थित है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर ना पानी है, ना ही जीवन जीने के लिए और दूसरे संसाधन। यही कारण है कि इट इज नोन एज डेजर्ट ऑफ डेथ। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इराक की कैपिटल है बगदाद। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। एंड मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इस पैक्ट के अंतर्गत आने वाले समय में जो ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो कि बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, उनको आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन ने ये पैक्ट साइन किया है भारत के साथ, और ये जो पैक्ट है इसके एवज में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जाएगी जून के महीने में, मतलब अगले 1.5 महीने के अंदर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जाएगी। और इसमें भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों की तरफ से छह छह इनोवेटर्स सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे इनोवेटर्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं एक नया इनोवेशन किया होगा बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। आप समझ सकते हो पूरे दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मार्केट है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी वजह से सिर्फ बैटरी रिप्लेस करना ही एक सॉल्यूशन नहीं होगा। बैटरीज को अगर हम रिसाइकल कर सकें बराबर, तो वो अपने आप में एक परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि लगातार आप बैटरी रिप्लेस करते रहोगे तो उस केस में क्या होगा कि कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आएगी और लिथियम भी बहुत ज्यादा खर्च होगा, जो कि अपने आप में एक लिमिटेड सोर्स है, और लिथियम से ही ये बैटरी बन रही है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना सन 1993 में करी गई थी। तो आप ये समझ लीजिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से 6 इनोवेटर्स लाए जाएंगे, 6 भारत की तरफ से लाए जाएंगे, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में पैक्ट साइन होगा। और ये दोनों ग्रुप्स अपने अपने स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजी के ऊपर चलाएंगे और एक दूसरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे। ये कौन सा देश है जो कि आईपीईएफ के द्वारा आयोजित होने वाले क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम की अध्यक्षता करेगा? तो इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहा है सिंगापुर। और देखिए आईपीईएफ का मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आने वाले जो कंट्रीज हैं वो सब आपस में एक दूसरे को ट्रेड एंड रिलेशंस में एंड कॉमर्स में बढ़ावा दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो इसका जो एक फोरम है, एक मीटिंग है जिसको क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर्स मीटिंग कहा जा रहा है, इसकी होस्टिंग इस बार सिंगापुर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिए होगा क्या। इसका मेन उद्देश्य तो कई सारे ट्रेड में है। पहली चीज तो ये है कि इसमें ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी चीज, सारे कंट्रीज आपस में एंटी करप्शन के ऊपर काम करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से भारत सामान आ रहा है या भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है सामान पानी के रास्ते से, तो उस केस में कई बार पोर्ट्स में करप्शन के भी केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के करप्शंस को भी यहाँ पर खत्म करना इस फोरम का मेन उद्देश्य है, और फोकस करना है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। इसमें कई सारे देश इस पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, जैसे कि भारत है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, और कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम, अमेरिका, थाईलैंड, बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें। हाल ही में यह कौन सी कंपनी है जिसने पॉलिसी बाजार के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और पॉलिसी बाजार के जो ग्राहक हैं उनको ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे? तो यह इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लुम्बार्ड।
आईसीआईसीआई बैंक की ही ये सब्सिडरी है, या आप बोल सकते हो आईसीआईसीआई बैंक की ही इंश्योरेंस विंग कंपनी है ये। तो पॉलिसी बाजार का तो आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते ही रहते हो, ठीक है। पॉलिसी बाजार के इस टाइम पे 10 मिलियन ग्राहक है, तो उन सबको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अपने प्रोडक्ट बेचने का काम करेंगे उनके पोर्टल के ऊपर। और इनके जो प्रोडक्ट है, लाइक आप इनसे किसी भी तरीके का इंश्योरेंस ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, बिजनेस इंश्योरेंस आप ले सकते हो, और गाड़ियों का इंश्योरेंस, ईच एंड एवरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इनके पास। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है, इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी, 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ है संजीव मंत्री। क्या नाम है? संजीव मंत्री। और पॉलिसी बाजार जो है, ये नया है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव, और इसके सीईओ हैं सर्बवीर सिंह। क्या नाम है? सर्बवीर सिंह। भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत में भूमि का अनुमानित कितना क्षेत्रफल है जो कि विनाशकारी मिट्टी के कटाव से पीड़ित है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेस्ट्रोफिक सॉइल इरिशन। देखिए, विनाशकारी मिट्टी का कटाव का मतलब यह है कि देखिए, जहां पर मिट्टी में कटाव आ जाता है, वहां पर मिट्टी धसकने लगती है, मतलब जिसको आप बोलते हो कई बार भूस्खलन होने लगता है। ठीक है, मिट्टी में जैसे ही कटाव आता है, तो मिट्टी वहां से कट के पूरा का पूरा एक पहाड़ भी ये हो सकता है, पूरा का पूरा टीला हो सकता है, या फिर पठार के फॉर्म में हो सकता है। ये पूरा इस तरीके से गिर जाता है। आपने कई बार यूट्यूब चैनल्स में भी देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस होते हैं कई सारे प्लेट्यूज के ऊपर, जहां पर आधा पहाड़ पूरा गिर गया, अब उसके ऊपर बसे हुए जो होटल्स थे, जो घर थे, वो सब खाई में जाके गिर गए। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये मिट्टी के कटाव की वजह से हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत भर में 1500 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया है इस टाइम पे जो कि इससे ग्रसित है। और एक चौंकाने वाली न्यूज इसमें और है, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से राज्य का ग्रसित है इससे? तो यह है आसाम। आप ये समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट में भारत सरकार ने पूरे भारत भर के 20 ऐसे जिले शामिल किए हैं जो कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और इन 20 जिलों की लिस्ट में 9 जिले अकेले आसाम के हैं। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है। उड़ीसा में भी इस तरीके की बहुत सारी जमीन है जहां पर मिट्टी का कटाव देखने को मिल रहा है। और इसके लिए आने वाले समय में कई सारे प्रयास किए जाएंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि आप ये समझ लीजिए कि जमीन के ऊपर 5 से 6 सेंटीमीटर मिट्टी की जो थिकनेस है, वो आने के लिए 1 साल, 1000 साल का समय लग जाता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि 10 सेंचुरीज जब पूरी हो जाएंगी, तब जाकर केवल 5 से 6 सेंटीमीटर मिट्टी के लेयर नई आ पाती है ऊपर। तो ये अपने आप में कितना मुश्किल है आगे डेवलप कर पाना। तो इसके लिए भी आगे भारत सरकार प्रयासरत रहेगी कि इस तरीके के भूस्खलन को कम किया जाए। ये कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है जिसको यूएस स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे आपको, 2023 में यह दिन था 23 अगस्त, जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसीज और अमेरिकी सरकार के द्वारा स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया है। दरअसल इस अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है। इस अवार्ड को जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। अब ये जॉन एल जैक स्विगर्ट है कौन? तो नासा के द्वारा जो अपोलो 13 लूनर मिशन लॉन्च किया गया था 1970 में, वो उसमें से एक एस्ट्रोनॉट थे, तो उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। एंड इन शॉर्ट, कॉमन वे में इसे यूएस स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड को इस टाइम पर भारत के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने इसरो के बिहाफ पर रिसीव किया, और इनका नाम है डीसी मंजूनाथ, जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है वहां पर। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसरो के चीफ हैं इस टाइम पे डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है डॉक्टर एस सोमनाथ? क्या आपको पता है इसरो ने पहली सैटेलाइट कब लॉन्च करी थी? अपनी स्थापना के 6 साल के बाद, 1975 में। और इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो भारत ने यह पैक्ट कजाकिस्तान के साथ साइन किया है। दरअसल इस पैक्ट का मेन कंसर्न ये है कि दोनों देश अ, आपस में एक दूसरे के आइडियाज शेयर करेंगे आतंकवाद को लेकर। दोनों देश टेररिज्म के बारे में क्या रणनीतियां
बनाना चाहते हैं, जिनको वो अचीव करना चाहते हैं आने वाले समय में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में एक दूसरे के साथ जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनसे जुड़े हुए आइडियाज़ को भी शेयर करेंगे। भारत की तरफ से व्यक्ति हैं केडी देवल। कौन है केडी देवल? ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में। इनके डेलीगेशन ने ये पैक्ट साइन किया है और कजाकिस्तान की तरफ से जो अधिकारी हैं, इनका नाम है तलगत कलिएव। तलगत कलिएव, ठीक है। तो इन दोनों अधिकारियों ने ये पैक्ट आपस में साइन किया। बाय द वे, तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं अस्ताना। और इस टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्थ किएव। क्या नाम है? कासिम जोमार्थ तकिएव। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और चीन की कैपिटल है बीजिंग। ये कौन है जिनको भारत की महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये पहले भारत के हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और इनका नाम है हरेंद्र सिंह। और हरेंद्र सिंह, आपको बता दूं, इस टाइम पर अमेरिका की जो मेंस हॉकी टीम है उसके कोच अपॉइंट करे गए थे। तो इस टाइम पर ये उसके कोच थे, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से विमेंस हॉकी टीम की कमान इनको दी गई है, तो अब ये अपना कार्यकाल वहां पे छोड़ देंगे और आप भारत में आके ज्वाइन कर लेंगे। और जो हरेंद्र सिंह है, इन्होंने भारत की तरफ से कई सारे हॉकी मैचेस प्रीमियर लीग्स में भी खेले हुए हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। इतना ही नहीं, जब से ये कोच हैं तो कोच के क्षेत्र में भी इन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड बेस्ट मेंटोर्स को दिया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ध्यान रहे, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में करी गई थी। हाल ही में ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 100 कैचेस, 100 विकेट और 1000 रन पूरे किए हैं? तो ये हैं रवींद्र जडेजा। सर रवींद्र जडेजा के नाम से इनको जाना जाता है, आप लोग जानते ही हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल में खेलते हैं। और 1000 रन तो इनके पहले ही पूरे हो चुके थे, लेकिन रिसेंटली जो इनका मैच था केकेआर के साथ, तो उसमें इन्होंने जो कैचेस लिए हैं, तो जो अभी रिसेंट का मैच था उसमें इन्होंने 3 विकेट और 2 कैचेस लिए, तो जिसकी वजह से 100 विकेट पूरे हो गए आईपीएल के और 100 कैचेस भी हो गए हैं। और आपको बता दूं, आईपीएल के इतिहास में ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 कैचेस लेने का ये माइलस्टोन अचीव किया है। तो रवींद्र जडेजा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जैक एल्बेस्टर। 93 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। और ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से लेग स्पिनर के रूप में खेलते थे। और इन्होंने अपना कार्यकाल 1955 से लेकर 72 तक क्रिकेट खेला है न्यूजीलैंड की तरफ से। और इस दौरान इन्होंने 21 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 49 विकेट लिए थे। इतना ही नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने 143 मैचेस खेले हैं, जिसमें 500 विकेट लिए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये सोचे कि 1955 से लेकर 72 तक खेले और केवल 21 टेस्ट मैच ही खेले। तो उस टाइम पर बहुत कम क्रिकेट होता था, इतना नहीं होता था। आज की डेट में तो 365 दिन क्रिकेट का कोई ना कोई इवेंट लगा रहता है। अभी आईपीएल खत्म होगा तो टी20 चालू हो जाएगा, उसके बाद कोई और इवेंट आ जाएगा, फिर कोई टेस्ट का इवेंट आ जाएगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये मान लीजिए कि ये जाने माने खिलाड़ी हुआ करते थे न्यूजीलैंड के, और न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से इनको जाना जाता है। ये कौन है जिनको यूएस इंडिया टैक्स फोरम के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? देखिए, इसको दरअसल बोला जाता है USISPF। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये एक ऐसा फोरम है जहां पर भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे से टैक्स की रणनीति पूरी डिसाइड करते हैं। तो इस फोरम के नए चेयरपर्सन अब से होंगे तरुण बजाज। और ये एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, हरियाणा कैडर के, 1988 बैच के। और इससे पहले अगर बात करी जाए तो ये भारत सरकार में रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो अच्छा खासा इन्हें रेवेन्यू के क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, जिसको देखते हुए टैक्स फोरम, भारत और अमेरिका के बीच के इस फोरम में इन्हें चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इतना ही नहीं, 2023 में, पिछले साल, हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। ये कौन है जिनका अभी हाल ही में ब्रिटेन के नोट में चित्र प्रिंट किया गया है? तो वहां के किंग हैं किंग चार्ल्स तृतीय, जो कि इस टाइम पर एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु के बाद वहां के किंग बने हैं और उनके बेटे हैं। तो फाइनली इनका जो चित्र है वो वहां के नोट में प्रिंट कर दिया गया है। और ये नोट
जो तैयार हैं ये 5 जून से वहां पर लॉन्च हो जाएंगे। 5 जून 2024 से ये स्टार्ट हो जाएंगे ब्रिटेन में चलना। और हाँ, एक चीज़ है कि पहले से जो यहाँ पर नोट चल रहे थे उसमें क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की फोटो थी। तो जो नोट्स होंगे उनके नोट बंद नहीं किए जाएंगे, वो नोट भी चलते रहेंगे। लेकिन बस कुछ ऐसे नोट्स हैं जैसे कि 5 का नोट होगा वहां पर, 10 का नोट, 20 का और 50 का, जिसमें किंग चार्ल्स थर्ड की फोटो आ जाएगी। बाकी के जो नोट्स होंगे उसमें क्वीन एलिजाबेथ की ही फोटो चलती रहेगी। कांस फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं और इस बार इन फेस्टिवल्स में पाम डियोर अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये एक हॉलीवुड में बहुत बड़ी शख्सियत है। इनका नाम है जॉर्ज लुकास। आई एम वेरी श्योर आपने एक सीरीज का नाम सुना होगा हॉलीवुड की, जिसका नाम है स्टार वॉर्स। क्या नाम है? स्टार वॉर्स। ये इन्होंने ही बनाई हुई है। तो एक तरीके से ये अपने आप में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा इनके लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में। इस बार के जो कांस फिल्म फेस्टिवल हैं वो 14 मई से शुरू होंगे और 25 मई तक आयोजित करे जाएंगे फ्रांस के पेरिस में। और इस बार 77th एडिशन इसका आयोजित किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इसके अंतर्गत कि फ्रेंच एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है कैमिली कॉटिन। क्या नाम है? कैमिली कॉटिन। वो इस बार का जो कांस फिल्म फेस्टिवल है उसकी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों को होस्ट करने का काम करेंगी। मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन से राज्य में करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आज रात 9 बजे 9 PM यूट्यूब पर अगर आपको कवर करने हैं पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में, तो आप मौजूद रहना मत भूलिएगा। 9 PM लाइव क्लास होगी मेरी। वहां पर फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और PYQs होंगे वो सब कुछ मैं वहां पे आपके कवर कराऊंगा एक ही क्लास में। उसके बाद आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा आंसर की के साथ। तो आज रात 9 बजे मिलना मत भूलिएगा। नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप मेरे बैचेस को केवल आधे दामों में परचेज कर सकते हैं। 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है। नवरात्रि 50 कोड आपको लगाना है एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में, और मेरा फाउंडेशन बैच आप किसी भी एग्जाम के लिए अवेलेबल वहां पर है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता ही है इस बार 2024 के कैलेंडर में लगातार SSC के एग्जाम लगे हुए हैं। बस 1.5 महीने के बाद से ही, जैसे ही आपके इलेक्शन खत्म होंगे, तो हर एक एग्जाम आपको फिल करना है। CHSL की आपको पता ही है वैकेंसी आउट हो चुकी है। MTS भी नहीं छोड़ना है, CGL भी नहीं छोड़ना है। और इन सारे एग्जाम्स के लिए मेरा फाउंडेशन बैच हर तरीके से अप्रोप्रिएट है, जिसमें मैंने वन लाइनर का क्रैश कोर्स कवर किया हुआ है, पिछले 5 सालों के PYQs, और साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब कुछ थियोरिटिकल फॉर्म में, और ये सारे टॉपिक्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और अगर आप स्पेशली CPO, MTS और CHSL के लिए जा रहे हैं तो मैंने एक डुओ बैच भी लॉन्च किया है जिसमें आप GS GK और रीजनिंग एक ही में प्राप्त कर सकते हैं कम रेट में, क्योंकि अगर अगर आप अलग अलग रीजनिंग और GS लेंगे तो उसमें ज़्यादा फीस लग जाएगी। तो इसलिए अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।